हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो के विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और इसमें हम मेनली उनके जीवन परिचय के बारे में, आकारों के सिद्धांत और उनकी गुफा की जो कहानी है उस पर बात करेंगे। और आने वाली वीडियो में फ्रेंड्स आदर्श राज्य और उनका न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और जो उनकी जो पुस्तक है स्टेट्समैन लॉ और साम्यवाद पर जो उनके विचार है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो है वो सिर्फ दो चीज पर, जीवन परिचय और आकारों का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है इन्हीं के दर्शन से शुरुआत मानी जाती है। जो राजनीतिक चिंतन का जो विकास माना जाता है यहीं से प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है। यूनान के जो दार्शनिक थे प्लेटो, इन्हीं के विचारों से हम राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मानते हैं, यूनान से जो शुरू हुई थी। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दार्शनिक है और इनके विचारों को पढ़ना ही बहुत जरूरी है क्योंकि ये नींव तैयार करते हैं और ये जब नींव तैयार करते हैं तभी ढांचा खड़ा होता है, तभी राजनीति का ढांचा खड़ा होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय के। जीवन परिचय की बात करने से पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहता हूँ जो एथेंस का है। फ्रेंड्स, ये एथेंस, ये छोटे छोटे नगर, जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इन्हें नगर राज्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नगर, नगर राज्य, नगर राज्य बोला जाता था। और नगर राज्य ये एथेंस है, ये एथेंस है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, अब आप देख लिए होंगे ये ग्रीक, आज के ग्रीक को ही यूनान बोला जाता था और ग्रीक का ये जो पार्ट था ये अलग, इसी को एथेंस बोला जाता था। एथेंस, नेपल्स है, एथेंस है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं यहाँ पर। मैंने फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, आप बुक में से भी वो चीज़ें पढ़ सकते हो। हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझाना, कहानी की तरह बताना, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें हमेशा के लिए रहें और जब आप बुक में से पढ़ेंगे वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। हमारा मकसद यही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एथेंस के जो हमारे दार्शनिक हैं, मिस्टर मिस्टर तो नहीं कहेंगे, बस गुरु हैं हमारे। एथेंस के जो हमारे दार्शनिक हैं प्लेटो, प्लेटो प्लेटो इनका जन्म हुआ था 428 बीसी में। और इनके पिताजी जो थे, पिता पिता का नाम था एरिस्तोना, एरिस्तोना, एरिस्तोना। ये फ्रेंड्स कार्टरस वंश से बिलोंग करते थे और इनकी जो माता थी, इनकी जो माता थी, माता इनका सोलन परिवार से बिलोंग करते थे। सोलन, एक सोलन फैमिली थी, सोलन वंश, उससे इनकी जो माता थी, माता इससे बिलोंग करती थी। फ्रेंड्स, ये जब 11 वर्ष के हुए, 11-12 वर्ष के, 12 वर्ष के, तो इन्हें कहाँ भेज दिया गया फ्रेंड? सुकरात, सुकरात। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा, इसीलिए गलती हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो सुकरात के पास शिक्षा के लिए इन्हें भेज दिया गया। सुकरात के पास, सुकरात भी एथेंस के ही थे। सुकरात को ये अपना गुरु मानते थे, गुरु तो थे ही, गुरु मानते क्या थे, गुरु थे। और इनकी जो सुकरात की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड 399 ईसा पूर्व में हो गई थी, 399 बीसी में। जब ये सुकरात के पास आए तो इनके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण किया। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई सुकरात की 399 तक, तब तक इन्होंने ग्रहण किया। और ये अपने सुकरात जो गुरु थे इनसे बहुत ही प्रेम करते थे और सुकरात के अच्छे शिष्य भी थे, बहुत प्रेम करते थे और सुकरात को बहुत महान, मतलब विश्व का महान व्यक्ति इनको मानते थे। और सुकरात इतने ज्ञानी थे कि वो कहते थे कि जो भी ज्ञान है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और जब ये लोगों से बोलना स्टार्ट करते थे, प्रश्नों पे प्रश्न करते थे, तब पता चलता था किसे आता है किसे नहीं आता। सुकरात की एक व्यवस्था ये थी कि ज्ञान क्या है, हम सत्य का पता कैसे लगा सकते हैं कि हम एक दूसरे के संवाद से, हम प्रश्नों के जरिए ही संवाद तक पहुंच सकते हैं। वाद, संवाद, वाद प्रतिवाद, फिर संवाद। आगे चलकर हेगल के हम जब द्वंदात्मक पद्धति की बात करते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। फिर सुकरा जो मार्क्स आते हैं वो भौतिक द्वंद्वात की बात करते हैं। तो वो जो द्वंदात्मक पद्धति की है शुरुआत, वो सुकरात से ही हमको देखने को मिलती है। चलिए वहां से छोड़ के वापस प्लेटो पे आते हैं। तो सुकरात की जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये बात क्या, सुकरात की मृत्यु 399 बीसी में हो जाने के बाद प्लेटो बहुत दुखी होते हैं। मृत्यु कैसे होती है इसकी कहानी आपको समझना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, जब इनका शासन, इनका जो दौर था, उस टाइम पे स्पार्टा और एथेंस में एक मतलब कांटे की टक्कर चलते थे कि कौन बड़ा। और पेलोपोनेशियन का युद्ध होता था, पेलोपोनेशियन का युद्ध। ये लो, ये पेलोपोनेशियन का युद्ध, अभी थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, आप समझिए। पेलोपोनेशियन का युद्ध काफी लंबे टाइम तक चला, स्पार्टा और एथेंस के बीच में चलता था। तो इन 30 शताब्दियों का शासन भी था एथेंस में, और उन्होंने ये सुकरात पर आरोप लगाया कि आप राज्य के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, अनैतिक बना रहे हैं, लोगों को धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। सुकरात पर यह आरोप लगाया। और सुकरात कैसे व्यक्ति थे? तार्किक व्यक्ति थे। हर चीज को तर्क की कसौटी पर रख के देखते थे कि ये चीज सही है या नहीं है, गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। उस चीजों को अच्छे से सुकरात मानते थे। तो सुकरात पर ही आरोप लगा दिया कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं। उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था थी। तो सुकरात को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सॉरी, उनको जहर का प्याला पीना पड़ा अपनी मृत्यु के लिए। जब एक कहानी ये है कि सुकरात के पास इनके जो शिष्य थे वो लोग आए जो इनको चाहने वाले बहुत थे कि आप यहाँ से भाग चलिए, निकल चलिए आप। लेकिन ये कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से गया तो कानून जिसको हर एक नागरिक को मानना चाहिए, राज्य के कानून का पालन करना चाहिए, उस पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये सुकरात नहीं गए और खुशी खुशी जहर का प्याला पी लिया और मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, जब सुकरात, इनके प्रिय गुरु की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग कड़ी धूप में 11 वर्षों तक कड़ी धूप में इधर उधर भटकते रहे। वो इटली गए, इटली गए, मिस्र गए जो आज का इजिप्ट है, और कई देशों में इन्होंने भ्रमण किया, 12 वर्षों तक भ्रमण किया। और 12 वर्ष के भ्रमण के बाद इन जो उस टाइम पे इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक पुस्तक में इनके विचार को हमको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स हैं। और ये रिपब्लिक पुस्तक लिखी तो इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि जैसे मेरे गुरु की मृत्यु हो गई, जैसे मेरे गुरु को फंसाया गया, कैसे उस शासन की वजह से हुआ, क्या रीजन था मृत्यु का? वो शासन था। अगर वो शासन ऐसा नहीं होता तो शायद मेरे गुरुजी जीवित होते। इनके दिमाग में ये चीज थी। और वही उस शासन को चेंज करना चाहते थे कि ऐसा शासन ना हो। शासन की एक अच्छे शासन की खोज में निकल पड़े, और एक अच्छा शासन की खोज में निकल पड़े। और कहते हैं कि कड़ी धूप में इन्होंने रिपब्लिक में लिखा, रोते हुए, लिखते हुए लिखा इन्होंने कि एक ऐसा शासन हो जहां पर एक दार्शनिक राजा हो, सब कुछ न्याय के अनुसार हो, सभी लोग अपने अपने काम के अनुसार करें, अच्छाई हो, भलाई हो, लोगों का कल्याण हो। उस तरीके का शासन की इन्होंने कल्पना की, एक आदर्श राज्य की कल्पना की। फ्रेंड्स, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये 12 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उस टाइम पे फ्रेंड्स ये कहाँ पर गए? वो उस टाइम पे ये इटली, मिस्र, मिस्र और सिसली, सिसली, और यहाँ पर सिसली में एक राज्य था सिराक्यूज करके। सिराक्यूज में इनकी मुलाकात फ्रेंड्स डियोन से होती है। डियोन, डियोन एक व्यक्ति, सुसंस्कृत एक सभ्य व्यक्ति था, इनसे मुलाकात होती है और काफी मित्र बन गए थे। और 367 में फ्रेंड्स, ये सॉरी 399 में मृत्यु कब हुई थी? 399 में, ये 388, हाँ 388 में, 388 में ये वापिस आ जाते हैं। कहाँ पर? एथेंस में। एथेंस वापस आ जाते हैं। इनको घर की याद आती है कि नहीं अब बहुत हो गया, चलना चाहिए, अब जो सोचा है उसको करने का भी टाइम आ गया। तो ये 388 में एथेंस में आ जाते हैं। एथेंस में आने के बाद ये फ्रेंड्स यूरोप की जो प्रथम अकादमी है, यूरोप का जो प्रथम कॉलेज है, उसकी स्थापना करते हैं। उसका नाम क्या था? अकादमी। अकादमी, जिसको इंग्लिश में अकेडमी भी बोलते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। और यहाँ पर एक कोटेशन बहुत प्रचलित है और कहा भी जाता है कि जो विद्यार्थी गणित और ज्यामिति को समझ नहीं रखता वो इस विद्यालय में प्रवेश ना करे। इनका मतलब कि जो मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री नहीं जानता था वो इनके एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकता था। वो सब्जेक्ट कंपलसरी थे। और इस एकेडमी में क्या पढ़ाते थे? इस एकेडमी में थे इतिहास का अध्ययन, इतिहास, गणित, गणित, दर्शन, सबसे यहाँ देते, दर्शन को सबसे इम्पोर्टेंट था ये, दर्शन, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब चीजों का यहाँ पे अध्ययन
किया जाता था। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा या मैं बताता हूँ, अकेडमी में ही जो इनका अकेडमी था, यहीं पर इनके जो शिष्य था अरस्तु, अरस्तु आगे चलकर इनके विचारों को भी हम पढ़ेंगे, अरस्तु भी यहीं पर इनसे शिक्षा शिक्षा ग्रहण करते थे। फ्रेंड्स ये अपने आराम से रह रहे थे, एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन अलग अंदर ही अंदर ये सोच रहे थे कि जो इन्होंने शासन की कल्पना किया था, जो आदर्श राज्य की कल्पना किया था, उसे कैसे पूरा किया जाए, उसे कैसे लागू किया जाए, उनके मन में विचार चलता रहता था। तो इसी बीच इनका जो फ्रेंड था, कौन, दियोन, सिसिली सिराक्यूज जो राज्य का इनका फ्रेंड दियोन था, उनसे इनको खबर मिलती है कि आपने जो फ्रेंड सोचा था कि एक दार्शनिक राजा, एक आदर्श राज्य की कल्पना किया था, उसका समय आ गया, आपको अब सिराक्यूज जो सिसिली सिराक्यूज में आ जाना चाहिए, यहाँ पर आपको आपका जो सोचा था वो सफलता मिल सकती है। तो ये ठीक है। तो 367 में, कब, 367 में बोलते हैं कि 367 में वो चले गए और वहां पर, कब, वहां पर ये रहे कितने दिनों तक, काफी दिनों तक रहे। किससे, वहां का जो राजा था दीना दीनाक्यूज, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, दीनाक्यूज द्वितीय। लेकिन ये जो विचार इन्होंने रखा था आदर्श राज्य का और दार्शनिक राजा का, वो सफल नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको लगता है कि वो राजा में वो क्वालिटीज नहीं है, वो चीजें नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इसीलिए इनका विचार सफल नहीं होता। और भी कई कारण थे, तो नहीं होता, तो इनको फिर वापिस आना पड़ता है। और इनका जो दियोन का जो फ्रेंड था, कुछ बातों को लेकर मतभेद भी हो जाते हैं। तो ये 344 में फ्रेंड्स, थ्री थ्री 44 में वापस, 347 है, 344 ऐसे कुछ, एथेंस वापस आ जाते हैं। एथेंस वापस आने के बाद अपना जो शिक्षा दीक्षा है वो शिक्षा देते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और अपना जीवन यहीं काट देते हैं। तो इसका मतलब यही कि इनको जो आदर्श राज्य था वो तो कभी स्थापित नहीं हो सका, और ये जानते थे भी कि वो ऐसा राज्य स्थापित करना मुश्किल है। तो आगे चलकर ये उनकी जो दो पुस्तकें हैं, मैं ये जो दो पुस्तकें हैं, स्टेट्समैन और लाज है, इसमें अपने विचारों को वो चेंज करते हैं और कानून को भी महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट में इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इनका जो अपने समय में इन्होंने जो देखा था, जो समझा था, इनके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, इनके जो मामा लोग थे, वो लोग जो जो शासन व्यवस्था चलती थी उसमें भाग लेते थे, उनमें लोग वो पार्टिसिपेट करते थे। तो इनका भी यही मानना था प्लेटो का कि मैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद शासन के कार्यों में लग जाऊंगा, अपनी राजनीति में चला जाऊंगा, वैसे ही जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जब इनके जो गुरु थे उनकी मृत्यु हुई, तो इससे बहुत दुखी हुए और इन्होंने जो सोचा था उसको त्याग कर दिया। और क्योंकि त्याग इसलिए कर दिया कि ऐसे शासन में मुझे काम ही नहीं करना जो शासन मेरे जैसे मेरे महान गुरु की मृत्यु करवा दे। तो इनका ये विचार था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने ये देख लिया, अब आते हैं फ्रेंड्स इनके आकारों का सिद्धांत। जो दार्शनिक राजा का जो कंसेप्ट इनका निकल के आता है, वो यहीं से निकल के आते हैं, आकारों के सिद्धांत, गुफा की कहानी से ही इनका जो दार्शनिक राजा है वो यहीं से आता है। कैसे वो आखिर वो क्यों दार्शनिक राजा की बात करते थे, इसको समझना बहुत है। अगर हम दार्शनिक राजा को समझना है तो इनके आकारों के जो सिद्धांत है, आकारों को हम प्रत्यय भी बोल सकते हैं, जो प्रत्यय या आकारों का सिद्धांत है उसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हम दार्शनिक राजा की आवश्यकता को, जरूरत को समझ पाएंगे। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, लिखूंगा कम, आपको समझाऊंगा ज्यादा। आकारों का सिद्धांत, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आ जाए और जब आप पढ़े तो आपको अच्छे से। आकार का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स? वो कहते हैं अरस्तु, वो सॉरी प्लेटो, प्लेटो कहते हैं कि ये जो हमारा संसार दिखाई दे रहा है, जो हमारा संसार है, जो हम जिसमें अभी हैं, रह रहे हैं, हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, घर, दुकानें, अपने आस पड़ोस, जो भी हम देख रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या, ये संसार है ही नहीं, ये वास्तविक संसार नहीं है, वास्तविक संसार नहीं है। फिर किसी ने पूछा ठीक है वास्तविक संसार नहीं है तो वास्तविक संसार कौन सा है? उन्होंने कहा कि ये वास्तविक संसार का सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया एक परछाई मात्र है। तो यहाँ पर प्लेटो दो संसार की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये कहते हैं संसार है, संसार, दो संसार है। पहला एक आकार, आकार का संसार है, और दूसरा है आकृति का, आकृति।
आकृति का। आकृति का जैसे कि वो ढाल जाता है। आकृति का आकार का सिद्धांत क्या कहता है? आकार का वो कहते हैं कि ये जो आकार है ये कभी बदलता नहीं, कभी परिवर्तन नहीं होता और हमेशा जैसे कल था वैसे आज रहेगा, जैसे आज है वैसे भविष्य में भी रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो सिर्फ अच्छाई है, उसमें न्याय है, दिखता है, वो वास्तविक है। और जो वही जो वास्तविक है उसी की ये जो परछाई है, क्या ये जो संसार है यही परछाई है, उसी को बोल देते हैं ये जो संसार है ये परछाई है, आकृति है किसके? आकार की, वास्तविक संसार की। और ये कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इसमें नहीं होता। और ये जो आकृति है, जो ये संसार हमें दिख रहा है, इसमें परिवर्तन होता है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो कल नहीं होगा, कल कुछ और होगा। तो हर क्षण ये संसार में परिवर्तन होता है। हम बोलते हैं ना कि संसार परिवर्तनशील है, तो वही ये बात बोलते हैं कि जो परिवर्तनशील है हम उसे कैसे वास्तविक मान ले, वो तो वास्तविक है ही नहीं है। तो वही कहते हैं, इन्हीं का यही था इनका आकार का मेन सिद्धांत। अब इस आकार के सिद्धांत को वो और अच्छे तरीके से समझाने के लिए गुफा की कहानी का वर्णन करते हैं फ्रेंड्स। ये इससे पे गुफा की कहानी पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लेटो मानते थे कि ज्ञान क्या है। हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ये कहते थे प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहते थे कि ज्ञान हमें, ज्ञान ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो सदैव सत्य, नित्य, वास्तविक, अचूक, अपरिवर्तनशील हो, वही ज्ञान हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, ज्ञान अलग चीज है। इंफॉर्मेशन, किसी ने मुझे कुछ कहा, वो इंफॉर्मेशन शायद उसमें सच्चाई ना हो, शायद वो भी किसी और से सुना हो, शायद उसने जो देखा उसको परिवर्तन करके मुझे बता रहा हो, मैं उसका वास्तविक वर्णन ना कर सकूं, तो वो ज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन और ज्ञान में डिफरेंस है। तो कहते हैं जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अचूक होना चाहिए, अचूक, उसमें कोई चूक ना हो, वही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान वही है। जैसे कि मान लो ये अगर 2+2 = 4 होता है, तो ये 4 क्या है? आज भी 4 है, कल भी 4 था, आने वाले भविष्य में भी 4 रहेगा। और इंडिया में भी 4 है, इंग्लैंड में भी 4 है, अमेरिका में भी 4 है। 2+2 = 4, हर जगह 4 है। तो ये क्या है? परिवर्तन नहीं हो रहा। तो गणित, मैथ, इसीलिए हमें अभी हमने पीछे उनके जो एकेडमी पर बात किया, क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते थे, अब आपको समझ में आया होगा। तो वो कहते थे ये है एक्चुअल ज्ञान, ये है गणित, मैथमेटिक्स, जो मैथ को ये बोलते थे कि मैथ है ये वास्तविक ज्ञान। ठीक, मैथमेटिक्स कैसे है? मैथमेटिक्स जैसा ही ज्ञान, ये बोलते थे कि यही ज्ञान असली में ज्ञान होता है। अब आते हैं इनके आकारों के सिद्धांत पर। तो हम आकारों के सिद्धांत को समझ गए कि आकृति और आकार दो संसार मानते हैं। आकार क्या है? वास्तविक संसार जो परिवर्तन नहीं होता कभी है, और आकृति जो ये हमारे समाज में है, जो हम देख रहे हैं आसपास, ये परछाई है किसकी? वास्तविक संसार की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट इसको थोड़ा मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? कहते हैं कि ये जो वास्तविक संसार है, क्या ये वास्तविक संसार जो है, ये संसार ये जो संसार है, दो, आकार और आकृति, आकृति, आकार और आकृति की बात किया। वो कहते हैं कि ये आकार आकृति में तो हम सब जानते हैं, ये है, ये है, ये है, लेकिन सब कोई आकृति में रहता है, सब कोई आकृति में जानता है, लेकिन आकार के वास्तविकता को कोई नहीं जान पाता। कोई का मतलब हर कोई नहीं जान पाता। वो कहते हैं कि ये आकार को, ये जो आकार है वास्तविक संसार, इसको कौन जान पाता है? दार्शनिक। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, दार्शनिक, दार्शनिक लोग जान पाते हैं, दार्शनिक लोग। इसका वो कहते हैं कि आकृति तो हमें इंद्रियों के माध्यम से, हमारी जो 5 इंद्रियां के माध्यम से हम जान जाते हैं।
हम जो गंध, स्वाद अपने स्पर्श से, अपनी आँख से देख सकते हैं। ये तो हमारी 5 इंद्रियों के अनुभव से हम जान सकते हैं कि ये वास्तविक संसार, ये जो आकृति का संसार जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों से इस आकार के ये वास्तविक जो संसार है उसको नहीं जान सकते। तो फिर पूछते हैं कि भैया हम इंद्रियों से नहीं जान सकते तो कैसे जान सकते हैं? वो कहते हैं कि हम इन्हें आकारों के सिद्धांत, आकार को हम जानने के लिए, वास्तविक संसार को जानने के लिए हमें अलग बुद्धि, मतलब अलग चेतना की जरूरत पड़ती है। चेतना होनी चाहिए। चेतना के जरिए, बुद्धि के जरिए, तर्क के जरिए हम इस वास्तविक संसार को समझ सकते हैं, और अध्यात्म के जरिए। और ये जो चेतना, ये तर्क बुद्धि है, वो सबके पास नहीं होती। सबके पास, यहीं पर ध्यान से देखिएगा, सबके पास नहीं होती है, किसी के पास होती है। कौन होते हैं वो? दार्शनिक होते हैं वो। इसीलिए वो कहते हैं ये जो दार्शनिक हैं वही ये आकारों की अच्छाई को जान सकते हैं, वास्तविक संसार को जान सकते हैं। और ये आकार क्या है? अच्छाई, अच्छाई ही अच्छाई है, ये अच्छाई ही अच्छाई, न्याय, इसके असली चीजों को ये लोग कौन पहचानते हैं? दार्शनिक। यहीं से फ्रेंड्स दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। प्लेटो कहते हैं कि जो शासन है एक कला है, और इस शासन की कला को करने के लिए जिसके पास कला होगी, जिसके पास तर्क बुद्धि ज्ञान कौशलता होगी, वही उसको शासन करने योग्य होना चाहिए, अन्यथा हर कोई शासन करने योग्य नहीं है। किसका मानना था? प्लेटो का मानना था। इसीलिए वो दार्शनिक राजा की बात करते हैं। और आगे हम जब उनके राजा और आदर्श राज्य की बात करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आकारों का ये जो सिद्धांत है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं गुफा की इनकी कहानी के आगे। फ्रेंड्स, ये कहानी यहाँ पर आप देख लिए हैं, इसको यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आगे बताते हैं। ये थोड़ा तस्वीर में पूरा नहीं है, उसमें और अच्छे से दिया गया है अगले वाले। फ्रेंड्स, ये सुकरात के माध्यम से आपको एक चीज बताना मैं थोड़ा भूल गया। सुकरात, सॉरी, इन्होंने जो प्लेटो ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं रिपब्लिक, वो कैसे लिखी है? ऐसे अपने मन से, ऐसे अपने लिखते हुए नहीं चले गए कि ये कहानी की तरह लिख दिया, नहीं। एक संवाद के जरिए, संवादात्मक शैली में लिखा है। संवादात्मक शैली क्या होती है फ्रेंड्स? कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, पहला व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है। उस तरीके से इन्होंने संवाद, बातों के तरीके से, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, उस तरीके से इन्होंने रिपब्लिक की जो बुक है उसकी रचना किया। सॉरी फ्रेंड्स, उसकी रचना किया है। तो संवादात्मक शैली में इन्होंने रचना किया है। तो उसी में वो दूसरी पुस्तक इनकी, उसी में ये बताते हैं कि सुकरात और जो इनका शिष्य था गालकन, गालकन, इनके बीच में बात चल रही थी। तो सुकरात ने गालकन को कहा, ऐसे प्लेटो समझा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सुकरात ने गालकन को कहा कि आप अपने माइंड में एक विचार कीजिए, मतलब आप सोचिए, एक उदाहरण सोचिए मस्तिष्क में ही, कि एक गुफा है, एक गुफा है, अंधेरी गुफा, जिसका मुंह बहुत ही कठिनाई भरे रास्ते से खुलता है ऊपर की ओर जाके, जहां पर रोशनी तक नहीं आ सकती है। वहां पर कैदियों को कैद करके रखा हुआ है। वो कैदी कैसे हैं? कभी भी वो हमेशा ही गुफा में ही रहे हैं, वो कभी भी बाहर निकले ही नहीं है, हमेशा जंजीरों से बंधे रहे हैं। और वो कहाँ पे हैं? गुफा के अंदर है। और गुफा के अंदर और भी लोग हैं जो काम करते हैं, बात करते हैं, और भी काम करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो कैदी हैं, इनके जो दीवार खड़ी है, ये दीवार से इधर नहीं देख पाते, ठीक। दीवार से इधर नहीं देख पाते क्योंकि गर्दन भी मोड़ मोड़ नहीं सकते, दिखेगा ही नहीं इनको। और ये ज्यादा ऊंचा है तो वो दिख नहीं पाएगा। और ये जो लाइट जल रही है, इस रोशनी की वजह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो, उनकी परछाई यहाँ पर पड़ती है। इस इनकी जो ये इनके जो सामने दीवार है यहाँ पर पड़ती है। अब ये जो कैदी हैं, जो कभी बाहर संसार में नहीं निकले, तो वो क्या मानेंगे? वो मानेंगे कि ये वास्तविक है। क्या ये परछाई वास्तविक है? ये जो पकड़ रखा है, ये तो जो जंजीरों से जकड़ रखा है, वो छू तो सकते नहीं है। ये चलती है, परछाई चलती भी है, और कुछ इन्हें आवाजें भी आती है, लेकिन आवाज इनको साफ नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि गुफा है, जब भी कोई आपस में बात करता है तो आवाजें गूंजती हैं, तो इनको आवाज भी साफ नहीं आती, परछाई दिखाई देती है, निकल नहीं सकते हैं। सुकरात ऐसे गालकन को बोल रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि ये क्या, जो हमारे कैदी हैं, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ और अच्छे से समझे। वो सुकरात कहते हैं कि ये जो हमारे कैदी यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो कैदी हैं वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं और इसी को अपना वास्तविक मान लेते हैं कि यही है, यही संसार है, क्योंकि ये कभी निकले नहीं है तो इन्हें वास्तविक संसार मान लिया। अब फिर कहते हैं कि एक दिन ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इसमें से जंजीर से किसी तरीके से छुड़ा करके वो बाहर निकल जाता है, कठिनाई भरे रास्ते से बाहर निकल के वास्तविक यहाँ आ जाता है इसमें। अब वो गुफा से बाहर निकल के आया तो वो देखता है कि ये चांद, सितारे, उड़ते हुए पंछी, पेड़ पौधे, तो उसको लगता है सॉरी फ्रेंड्स, उसको लगता है कि जो अभी तक मैंने देखा गुफा के अंदर वो तो भ्रम था, वो तो कुछ था ही नहीं, असली संसार तो ये है, असली संसार ये है। वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति राजा बन जाता है, राजा, दार्शनिक, दार्शनिक जिसे असली ज्ञान प्राप्त हो गया, असली संसार जिसने देख लिया, वो व्यक्ति हो गया शासक, वही शासक। सुकरात कहते हैं कि इस व्यक्ति को दोबारा पुनः इसमें जाना चाहिए और इन लोगों की बेड़ियां खोलनी चाहिए ताकि वो भी इस संसार का दर्शन कर सकें और इन जो इसे अभी तक वास्तविक संसार मान रहे थे उसे वास्तविक न मान करके ये वास्तविक माने। सुकरात ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा करता नहीं है, उसको इन पर दया आती है और वही इनका शासक बन जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला स्टेप, अगला स्टेप में वो कहते हैं कि अब यहाँ पर जो सूरज है, सूरज, ये जो आग है, इसका एक क्या है, इसका एक मतलब है, प्रतीक है। अब एक एक मतलब की हम जानते हैं। यहाँ पर जो परछाई है इसका एक मतलब है, यहाँ पर जो कैदी हैं उनका एक मतलब है, जो जंजीरें हैं उसका एक मतलब है। सुकरात बताते हैं कि जो आग है, ये आग से बात करते हैं, आग जो है ये क्या है, आग एक, ये रोशनी दे रही है। रोशनी किसका संकेत है, संकेत किसका है, ज्ञान का, ज्ञान का संकेत है। यहां पर लिखता हूं मैं, जो रोशनी है वो क्या है, ज्ञान का, ज्ञान का संकेत। क्योंकि ये परछाई है, संकेत दे रही है कि कुछ है, ऐसा कुछ है, तो ये ज्ञान का प्रतीक हो गया रोशनी। और ये जो लोग, ये जो परछाई दिख रही है, परछाई, ये वास्तविक मान ले रहे हैं, तो ये वास्तविकता नहीं, ये मिथ्या है। जैसे हमारा संसार हो गया, संसार हमें दिखाई दे रहा है कि वास्तविकता है, ठीक इसी तरीके ये कैदी इसको वास्तविक मान रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक तो है नहीं है, तो ये वास्तविक ना होकर के परछाई है, जैसे ये हमारा संसार। इस तरीके से वो अपने आकारों के सिद्धांतों को समझाते हैं। दूसरा कि इनके जो पाँव में बेड़ियां हैं, ये पाँव की बेड़ियां क्या है, जंजीरों, जो जंजीर इन्होंने पहन रखी है इनके पाँव में, वो क्या है, वो बंधन है जो इनको बाहर मुक्त नहीं होने देती, बाहर नहीं जाने देती। किस चीज का बंधन, संसार में आके देखते हैं तो मोह माया का बंधन, लालच का बंधन, इस तरीके से व्यक्ति को जकड़ रखा है, जो अपनी बुद्धि या चेतना के जरिए वो असली वास्तविक संसार को नहीं पहचान पा रहा है, ऐसे सुकरात बताते हैं। तीसरा कि ये जो दीवाल है इसका प्रतीक क्या है, इसका मतलब क्या है दीवाल। वो कहते हैं कि इनकी सीमा है, ये सीमा, इससे ऊपर, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि इसके आगे चीज भी है। तो इनकी जो सीमा का स्तर है, यहीं तक स्तर है, वो चीज बताते हैं कि ये सीमा का स्तर की प्रतीकात्मक है ये दीवाल। दूसरा, ये जो संसार अभी मैंने बोला कि ये इसका तो वास्तविक संसार इन्होंने मान ही लिया है। तो फ्रेंड इस तरीके से वो बात करते हैं, बताते हैं। और ये जो कठिन रास्ते हैं, ये कठिन रास्ता क्या है, दार्शनिकों का। वो कहते हैं कि हर कोई अपनी जंजीर तोड़ के निकल सकता है, बट उसको एफर्ट करना होगा, अपने लिए एफर्ट करना होगा। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये ऐसा रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, शिक्षा, 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 अध्यात्म, अध्यात्म है, तर्क बुद्धि, ये रास्ता है। जब इसके जरिए व्यक्ति करेगा, इसके सही मार्ग पर ऐसे चलेगा, तब वो जाकर के वास्तविक संसार में पहुंचेगा। तो वास्तविक संसार में पहुंचेगा। तो गुफा की कहानी और आकारों के सिद्धांत को रिलेट किया समझाने के लिए प्लेटो ने। तो आई होप आपको ये आकारों का और गुफा की जो कहानी थी समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।
अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हम आने वाली वीडियोस में जो इनके विचार हैं और उनके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इन्होंने न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, इन सभी पर बात करेंगे और मार्क्सिज्म से इनका साम्यवाद कैसे था, उन सभी पर हम बात करेंगे आने वाली इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।